हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी एंड मार्केटिंग के टेस्ट नंबर 11 के बारे में। अगर आप इससे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसको आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और आप अपना मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना मार्क्स आया। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया, यानी कि जीडीपी को इंडिया में किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज किए होंगे, वो ऑप्शन बी में भी टिक लगा दिए होंगे। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं एक लाइन का क्या है। देखिए अभी क्या है कि मतलब जो जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आपका इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, NSO होता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया। किस चीज़ का अप्रूवल दिया गया है, तो मर्ज किया गया है दो ऑर्गेनाइजेशन को। किसको, तो CSO को और NSO को मतलब मर्ज कर दिया गया। CSO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है, और NSO का क्या होता है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है। इन दोनों को मर्ज करके अभी क्या बनाया गया है, तो NSO बनाया गया। इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है। तो इस दोनों को मर्ज कर दिया गया। अब ये चीज़ आपको याद रखना है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है करंट अफेयर के तौर पे कि किस दो ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके ये बनाया गया है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम वर्क अंडर, तो किसके अंदर वर्क करता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, NPCI के अंडर वर्क करता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं, एक लाइन क्या है। देखिए इसका सॉल्यूशन है कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम वर्क अंडर NPCI के अंदर वर्क करता है। दिस प्रोसेस इज फास्टर एंड मोर सेफ, मतलब ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब फास्टर होता है और सेफ भी होता है जो कन्वेंशनल मतलब जो प्रोसेस होता है उसके कंपेरिजन में। ठीक है, और इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है कि NPCI का क्या होता है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या है। देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि इसमें से कौन है कि मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, मतलब मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए जो इंडिया के अंदर 4 गो जो चीज़ है वो कौन कौन है, तो आपका M1, M2, M3 और M4 है। इसके द्वारा मनी सप्लाई को मेजर किया जाता है RBI के द्वारा। तो इसमें से मोस्ट जो लिक्विड है वो कौन है, तो आपका M1 हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एक सेकेंड वेट कीजिए। देखिए आपका यहाँ पे जो है एक सेकंड वेट कीजिए। देखिए यहाँ पे जो मोस्ट जो लिक्विड होता है किसमें होता है, तो आपका M1 में जो होता है मोस्ट लिक्विड होता है। ठीक है, लेकिन अगर M4 की बात करें तो इसमें लिस्ट लिक्विड होता है। तो आपको यहाँ से ये दोनों चीज़ें याद रखना है। एक तो आपको ये याद रखना है कि मोस्ट लिक्विड M1 में और जो मतलब लिस्ट लिक्विड जो होता है वो M4 में होता है। देखिए इंडिया के अंदर जो मनी सप्लाई को मेजर किया जाता है ये 4 कैटेगरी में मेजर किया जाता है। आपका M1 हो गया, M2, M3 और M4 हो गया। ठीक है, M1 के अंदर क्या आता है, तो जो करेंट विथ पब्लिक होता है, जितना भी करेंट जो अकाउंट होता है पब्लिक का वो आ जाता है बैंक के अंदर। उसके बाद जो डिमांड डिपॉजिट होता है मतलब बैंकिंग सिस्टम के अंदर वो हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है कि प्लस में अदर जो डिपॉजिट होता है किसके साथ, RBI के साथ होता है। तो ये सभी मिलाकर के M1 बनता है, जो कि मोस्ट ईजी होता है ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। इकोनॉमी मार्केटिंग का हिंदी का प्ले लिस्ट बना है, उसमें आप देख लीजिएगा। ये सब मैं बहुत ईजी और बहुत अच्छे से समझाया हूँ, ये सब आपको एग्जाम में काम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 4था नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द डिवेल्यूएशन ऑफ मनी डज नॉट हैव द फ्लोइंग इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। तो जब आने की मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो मतलब इकोनॉमी पर इसमें से कौन सा इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है बी में कि डिक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट होता है। तो नहीं, डिक्रीज नहीं होता है, एक्चुअली इन्फ्लेशन रेट जो होता है ना वो इंक्रीज कर जाता है। बाकी ऑप्शन एक मतलब A, C और D जो है आपका सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, ये सही बात है, हो जाता है। इंप्रूवमेंट इन करेंट अकाउंट बैलेंस, किस लिए इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। जो भी देश है अगर वो अपने मुद्रा का डिवेल्यूएशन करता है तो उसका मुद्रा दूसरे करेंसी के जो फॉरेन
करेंसी होता है ना, उसके कंपेरिजन में उसका वैल्यू कम हो जाता है, जिसके वजह से एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और इंपोर्ट कम हो जाता है। तो जब एक्सपोर्ट बढ़ गया, इसके मतलब यहाँ का सामान दूसरे देश में सप्लाई होने लगा, तो पैसा भी तो वहाँ से आएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेंट अकाउंट बैलेंस जो है ये आपका बढ़ जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और एक्सपोर्ट में क्या हो जाएगा कि इसमें भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए हम एक लाइन आपको सॉल्यूशन भी अच्छे से दिखा देते हैं। देखिए आपका ये रहा सॉल्यूशन। देखिए डिवेल्यूएशन जब होता है, इसका मतलब तो ये हो गया कि मतलब जो फॉरेन करेंसी है जैसे कि डॉलर हो गया, तो उसके कंपेरिजन में अगर इंडिया में डिवेल्यूएशन होता है तो डॉलर के कंपेरिजन में इंडिया का रुपया है वो थोड़ा और नीचे आ जाएगा। उसके वजह से क्या हो जाएगा कि इन्फ्लेशन रेट जो हो जाएगा ये बढ़ जाएगा। और उसके इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है किस वजह से, तो क्योंकि वहाँ पर डिमांड पुल होने लगता है, समझिए बातों को। और एक्सपोर्ट भी क्या हो जाएगा, तब बढ़ जाएगा। किस लिए बढ़ रहा है एक्सपोर्ट, क्योंकि सामान चीपर हो गया, पैसे का वैल्यू कम हो गया, मतलब सामान चीपर हो गया, सस्ता हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इंपोर्ट घट जाता है। इंपोर्ट किस लिए घट गया, क्योंकि हमारे देश का जो पैसा का वैल्यू है वो कम हो गया, इसीलिए दूसरे देश का सामान जो है प्रोडक्ट है वो हमारे देश में वो मतलब कंपनी बेचना नहीं चाह रहा है, समझिए बातों को। तो यहाँ पे यही चीज़ होता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है इंपोर्ट के कंपेरिजन में, जो किसी भी देश के लिए, जिस देश में ये होता है डिवेल्यूएशन, उसके लिए बेहतर होता है। ये उस देशों के सरकार के द्वारा किया जाता है, ये अपने आप नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि डैश डैश इज एन एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी इन विच ए कंपनी यूज सरप्राइज और अनकन्वेंशनल इंटरेक्शन इन ऑर्डर टू प्रमोट ए प्रोडक्ट और सर्विस। कोई भी कंपनी है प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने के लिए चीज़ें कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि गोरिल्ला मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब अनकन्वेंशनल इंटरेक्शन होता है, मतलब प्रमोट करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को। चलिए इसके बारे में एक लाइन हम लोग सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका सॉल्यूशन देखिए, गोरिल्ला मार्केटिंग में क्या होता है कि ये होता क्या है, इट इज ए एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी फोकस ऑन किसके ऊपर, लो कॉस्ट के ऊपर ये फोकस किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इट इज ए टेक्निक टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर मान लिया जाए एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है किसी प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनली बिकेगा। अगर अच्छा प्रोडक्ट होगा तो उससे प्रॉफिट भी मैक्सिमम गेन होगा। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट कि दिस इज ए मेथड ऑफ मार्केटिंग फोकस ऑन टारगेट ग्रुप ऑफ द मतलब कंज्यूमर। देखिए इसमें मतलब किसी भी ग्रुप के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब उसके कस्टमर को टारगेट किया जाता है और उसके ऊपर उन चीज़ों को एडवर्टाइज किया जाता है ताकि वहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट आ सके। अगला देखिए, अगला है आपका ग्रीन मार्केटिंग, मतलब ऑप्शन में था आपका, इसको देख लीजिए एक मिनट। ग्रीन मार्केटिंग जो होता है ना, इसको फाइनली आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो भी प्रोडक्ट होगा और सर्विस होगा जिसके वजह से क्या होगा ना कि इन्वायरमेंट को कोई भी क्षति नहीं पहुँचेगा, समझ गए बातों को ना। मतलब जो भी प्रोडक्ट मतलब बिकेगा और सर्विस बिकेगा जिसकी वजह से इन्वायरमेंट सेफ रहेगा। अगला आपका एक और ऑप्शन था क्या कि डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है ना कि कोई भी बीच में जो बिचौलिया होता है ना, दलाल जो होता है वो नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है, डायरेक्ट कंपनी से सामान बन रहा है और किसके पास तक, कंज्यूमर या कस्टमर है उसके पास जा रहा है, समझिए बातों को। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इंडिविजुअली होता है, कंपनी से लेकर के और कस्टमर के बीच में। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो बोलता है ना कि हम सामान बनाते हैं और डायरेक्ट आपके पास भेजते हैं, मतलब क्या बीच में कोई भी बिचौलिया मैंने नहीं रखा है, मतलब आपको सस्ते में सामान मिलेगा और बेहतर भी सामान मिलेगा, समझ गए बातों को। मतलब कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, न तो कोई उसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, न कुछ भी, सीधे कंपनी से कस्टमर के बीच में रिलेशन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे और कोई ऑप्शन है, चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए 6 नंबर आपका क्या कर रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट इज ए टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, ये किस टाइप के डिपॉजिट है ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि टाइम डिपॉजिट हो जाएगा। समझ गए बातों को, कैसे होता है इसको थोड़ा अच्छा से समझ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा आपका टाइम डिपॉजिट हो जाएगा। अब बैंकिंग के अंदर, बैंकिंग डिपॉजिट के अंदर 2 टाइप के डिपॉजिट होता है, एक तो होता है आपका डिमांड डिपॉजिट और दूसरा होता है आपका टाइम डिपॉजिट होता है। दोनों में थोड़ा अंतर क्लियर कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसके अंदर क्या होता है ना कि इसके अंदर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि लोग जो पैसा जमा करता है ना वो किसी फिक्स टाइम के लिए नहीं करता है, फिक्स पीरियड के लिए नहीं करता है। जब मर्जी हुआ तो रखा अपना पैसा, जब मर्जी हुआ तो निकाल लिया, तो इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कम मिलता है। और इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपका करेंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, तो ये सब हो गया आपका किस में आ जाएगा, तो ये आपका डिमांड डिपॉजिट में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो पैसा आप डालते हैं ना तो आपका फिक्स पीरियड नहीं रहता है, जब मर्जी रखिए और निकाल लीजिए। और दूसरा आपका आ गया क्या कि टाइम डिपॉजिट आ गया। देखिए टाइम डिपॉजिट में क्या होता है ना कि आप एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखते हैं, समझ गए। आपको बीच में अलाउ नहीं होता है निकालना उस पैसा का जिसको आप रखे हैं। अगर आप निकालिएगा बीच में तो मतलब आपका वो टूट जाएगा डिपॉजिट, समझ गए बातों को, तो मतलब आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा।
अब इस टाइम डिपॉजिट के अंदर दो आता है, दोनों को आपको याद रख, एक तो आपका रेकरिंग डिपॉजिट आ गया और दूसरा आपका फिक्स डिपॉजिट आता है। फिक्स डिपॉजिट कहने का मतलब ये हो गया ना कि जो चीज़ें भी होगा उसके अंदर सब फिक्स होगा, जैसे कि आप कितना पैसा डाल रहे हैं वो भी फिक्स होगा, आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो भी फिक्स होगा, कितना टाइम के लिए कर रहे हैं वो भी फिक्स होगा, मतलब सब कुछ फिक्स के रूप में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब इसमें से कौन सा है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई के लिए ट्रू नहीं है, मतलब गलत हो जाएगा। समझिए बातों को ना, तो हम आपको पहले आंसर दिखा देते, उसके बाद हम आपको ऑप्शन भी समझा देंगे। देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी में क्या है कि सीपीआई यू जो है यहाँ पे क्या कर रहा है कि सीपीआई यू इज ए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल कंज्यूमर, मतलब जो ग्रामीण जो होता है ना उसके लिए है ये सीपीआई यू। तो नहीं, ये गलत बात है, ये ग्रामीण के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है, ये अर्बन के लिए होता है। अगर यहाँ पे अर्बन रहता है ना रूरल के जगह तब ये सही हो जाता है, लेकिन अभी क्या है गलती है। अब बाकी ऑप्शन 3 जो है इसको आप समझ लीजिए, ये इससे आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए पहला आपका ऑप्शन है कि इट मेजर द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द बास्केट ऑफ द गुड्स, मतलब एक जगह पे जितना गुड्स रखा हुआ है उस सब का वो एवरेज प्राइस को मेजर किया जाता है, किस में, तो सीपीआई के अंदर। अगला आपका ऑप्शन है बी नंबर कि इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेजर द इन्फ्लेशन, ठीक है, इसी के द्वारा इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं ऑप्शन सी क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी जो है कह रहा है इट कवर, मतलब ये किसको किसको कवर करता है, तो जो प्रोफेशनल है उसको भी कवर करता है, जो सेल्फ एम्प्लॉय है उसको भी कवर करता है, जो मतलब जो पुअर पीपल है उसको भी कवर करता है, अनएम्प्लॉय को भी कवर करता है, और जो रिटायर्ड जो पर्सन है इंडिया के अंदर, जो कंट्री के अंदर, जिस कंट्री के अंदर ये हो रहा है उस कंट्री के अंदर उसको भी कंसीडर किया जाता है। तो ये सब सीपीआई के अंदर आता है, लेकिन ये नहीं आता, ये आता है आपका, ये भी आता है, लेकिन ये जब यहाँ पे रूरल के जगह अर्बन होता तब सही हो जाता था। इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन 8 कह रहा है विच कर्व रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स डैट गिव द सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, मतलब वो सेम सेटिस्फेक्शन देता है कंज्यूमर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो उदासीन वक्र जो होता है ना वो सेम सेटिस्फेक्शन देता है, यानी कि इनडिफरेंस कर्व जो होगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर आपको याद कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि ए डैश डैश में क्या होगा, हम पहले ही आपको आंसर बता देते क्योंकि इसका एक्चुअली एक डिफिनीशन ही बन जाएगा वो एक लाइन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए प्रोडक्ट लाइन इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट ऑल मार्केट अंडर ए सिंगल ब्रांड नेम डैट सोल्व बाय द सेम कंपनी, एक ही कंपनी के द्वारा सोल्व किया जाएगा। जो प्रोडक्ट लाइन के अंदर जो मतलब चीज़ें आ रहा है एक ग्रुप से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि अगर हम आपको एग्जांपल दें तो जितना भी जो पेप्सी आता है, जैसे कि आपका पेप्सी हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, ट्रोपिकाना हो गया, ये सब जो जितना भी पेय पदार्थ आता है जो देखते हैं ना कि एक ही ब्रांड का होता है और एक ही साइज में जो बिकते रहता है, तो सब प्रोडक्ट लाइन के माध्यम से आया होता है, प्रोडक्ट लाइन के माध्यम से बना होता है। समझ गए बातों को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे एक इस ऑप्शन को देख लीजिए। देखिए ऑप्शन जो डी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट। हम मार्केट के बारे में आपको अच्छे से समझा रखे, कई टाइप के मार्केट होता है, क्या होता है वो सब कुछ हम आपको बता रखे। अगर नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। मार्केट जो होता है एक प्लेस भी होता है और कई बार वो वर्चुअल भी हो सकता है। जैसे कि आप इंटरनेट के माध्यम से जितना भी खरीदारी करते हैं वो सब वर्चुअल मार्केट में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ तो कोई प्लेस है नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पे बायर भी अवेलेबल है और सेलर भी अवेलेबल है, तो वो भी एक टाइप के मार्केट ही हो जाता है। समझ गया, मतलब जहाँ पे सेलर और बायर अवेलेबल होगा वो सब क्या है, एक मार्केट है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी आर। तो जो प्लांट होता है और मशीनरी होता है ये क्या होता है, तो ये टेंजिबल एसेट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, फॉर ए बिजनेस। मान लीजिए कि कोई आप बिजनेस करें तो सबसे पहले बात जो बिजनेस है आपका उसके रिगार्डिंग तो कोई प्लांट होगा आपका, उसके अंदर उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो कोई मशीन होगा ना आपके पास, तो मशीन होगा, तो ये सब क्या है आपका टेंजिबल एसेट है। समझ गए बातों को। जैसे कि सपोज कि आप एक आटा चक्की के एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप आटा चक्की मतलब मान लीजिए कि एक फैक्ट्री लगाए, तो सबसे पहले बात आपका एक प्लांट हो गया, उसके अंदर मशीनरी है जिसके द्वारा आप क्या करें, उत्पादन कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका यह है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर मोनोपोली। किसका पूछ रहा है, प्योर मोनोपोली का। तो देखिए प्योर मोनोपोली और ये सब हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं, तो ये इसका आंसर एक ही क्वेश्चन हम आपसे आज पूछ रहे हैं, इसका आंसर आपको बताना है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए पूछ रहे हैं। हम एक भी हार्ड क्वेश्चन का आपसे नहीं पूछते, इसलिए क्योंकि हार्ड क्वेश्चन मतलब आप नहीं बता पाते हैं, इसलिए मैं ईजी क्वेश्चन एक पूछा हूँ। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन के देखिए, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द मिसमैच ऑफ ए स्किल ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए
मतलब यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलेंगे, जो मिसमैच स्किल की वजह से होता है। जैसे कि सपोज कीजिए कोई पढ़ाई किसी और चीज़ को किया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको डिग्री मतलब जिसका पढ़ाई किया उसका है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उसको उस फील्ड में जॉब नहीं मिलता है, किसी और फील्ड में उसको जॉब करना मतलब पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मिसमैच ही तो स्किल का हो रहा है कि नहीं वहाँ पे, क्योंकि पढ़ाई किसी और चीज़ का किया हुआ है लेकिन वो जॉब कोई और कर रहा है, तो यहाँ पे मिसमैच ही हो रहा है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। समझ गए बातों को। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आ जाएगा, जैसे कि आप जितना भी फार्मर देखते हैं गाँव साइड में देखिएगा, तो जब तक उनका खेती चलता है, कोई सीजन होता है तो उनका काम रहता है, और जब खेती खत्म हो जाता है तो उस टाइम में उनको काम नहीं रहता, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनके पास काम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है, जो उस बीच में वो खाली बैठ गए। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास एक जॉब है अभी यहाँ पे, और एक जॉब को छोड़ करके दूसरे जॉब के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे बीच में जो आप खाली बैठ गए, इसको क्या बोलते हैं, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब को लेने में जो आपको बीच में टाइम लग गया, इसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका 12 क्वेश्चन। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और एक बात हम आपसे शेयर कर रहे हैं दोस्तों, अगर अभी तक आप ई बुक अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। जितने भी लोग लिए हैं उनका फीडबैक इतना अच्छा है कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे काफ़ी सारा मेल भी आया है, आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं, जहां मैंने उसका बुक का PDF डाला हुआ हूं, ठीक है। तो सभी का बहुत अच्छा फीडबैक है। अगर अभी तक आप नहीं लिए तो ले लीजिए, थोड़ा सा के लिए नहीं सोचिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर थोड़ा भी मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा तो वही आपको सिलेक्शन का रास्ता देगा। समझ गए बातों को। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।